नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छा गए नेताजी के इस धमाकेदार एपिसोड में, जहां आज बात होगी उस नए सियासी मोर्चे की जिसने बिहार की राजनीति में भूकंप ला दिया। बात उस गठबंधन की जिसने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के माथे पर शिकन डाल दी। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ में पशुपति पारस अलग अलग पृष्ठभूमि से आए, लेकिन अब एक ही मकसद के साथ मैदान में है। मकसद है सत्ता समीकरण बदलना। इन सब ने मिलकर बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का गठबंधन बना दिया। ओवैसी की पार्टी 35 सीटों पर, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ में होंगे पशुपति पारस भी। यानी अब बिहार में तीसरा मोर्चा सामने है जो पीके बनाना चाह रहे थे और जो गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है। सीमांचल में ठंड है, लेकिन चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। बहादुरगंज के मैदान में धूल उड़ रही है, हरे पीले झंडे लहरा रहे हैं और मंच पर जब ओवैसी कदम रखते हैं तो भीड़ गरज उठती है। देखो देखो शेर आया, ओवैसी भाई आया। वही ओवैसी जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर अब बिहार के सीमांचल को अपना किला बना चुके हैं। बैरिस्टर से नेता बने ओवैसी भाईजान अब सीधे बिहार की सियासत के दिल में उतर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कदम यूं ही नहीं आया, इसके पीछे एक सोच है, शायद एक गुस्सा भी और एक रणनीति। सब कुछ शुरू हुआ दिल्ली से। संसद में याद कीजिए जब वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश हुआ, ओवैसी उस दिन दहाड़े थे। कहा यह मुस्लिमों की संपत्ति पर डाका है। पूरा सदन थम गया। केंद्र ने कहा पारदर्शिता लाएंगे, गैर मुस्लिम सदस्य जोड़ेंगे, सरकारी निगरानी बढ़ाएंगे, लेकिन ओवैसी चीखे ये निगरानी नहीं, कब्जे की साजिश है। बस फिर क्या था, ये आग दिल्ली से निकली और अब सीमांचल तक पहुंच गई। बिहार में ये चुनावी मुद्दा है और ये मुस्लिम अस्मिता का भी मुद्दा है। नीतीश कुमार जो हमेशा से मुस्लिम फ्रेंडली समझे जाते रहे, एनडीए के साथ खड़े दिखे और इस बिल पर समर्थन दे बैठे, और यही उनकी शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जेडीयू में भी इसे लेकर बगावत है। मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर जैसे 5 मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ गए और नीतीश कुमार की छवि को, जो एक सेकुलर छवि लेकर चलते थे, उसे झटका लगा। और इस लहर के बीच ओवैसी का नारा गूंजा, 4 के बदले 40। उन्होंने सीमांचल के हर गांव, हर मस्जिद और हर चौक पर यह संदेश फैला दिया कि इस बार सिर्फ बोलने से नहीं, इस बार बदलने का वक्त है। बिहार की राजनीति इस वक्त 3 तरफा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और अब ये तीसरा मोर्चा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ओवैसी ने दावा किया कि उन्होंने पहले तो आरजेडी से बात की थी, कहा था कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए महागठबंधन में जगह दीजिए, लेकिन आरजेडी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और यही उनकी रणनीति का नया मोड़ बन गया। ओवैसी को मालूम था कि अब वक्त है खुद का रास्ता चुनने का, और उन्होंने वही किया। और उनके साथ आए चंद्रशेखर आजाद जो दलित युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं, और साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में उनका उतना प्रभुत्व नहीं माना जा सकता। और तीनों के साथ आने का मतलब है 3 सामाजिक वर्गों, मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के एक साथ जुटना। और पशुपति पारस भी अगर इसमें जुटते हैं तो ओवैसी के लिए एक नया मोर्चा होगा। अब ओवैसी सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने इस बार एक नया नैरेटिव गढ़ा है, न्याय, रोजगार और इज्जत का। पटना की रैली में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम नौजवानों की, बेरोजगारी की और सम्मान की बात करते हैं। और ये लाइन बिहार के हर उस युवा तक पहुंच गई जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब या गुजरात में रोज ही कमाने जाता है और अपने गांव लौटकर सोचता है कि हमारे पटना में काम क्यों नहीं, हमारे दरभंगा में काम क्यों नहीं, हमारे सीमांचल में काम क्यों नहीं। ओवैसी इसी दर्द को आवाज़ दे रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली का नहीं, पटना का सिस्टम बदलो, और जनता सुनती है क्योंकि ये भाषा उनके दिल से निकलकर जनता के दिल तक पहुंचती है। अब अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो तीसरा मोर्चा वाकई सबकी नींद उड़ा रहा है। एनडीए में बीजेपी को डर नहीं बल्कि फायदा दिखता है। बीजेपी को पता है जितना मुस्लिम वोट बटेगा उतना ही हिंदू वोट और सॉलिड होगा। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को भी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जेडीयू का पारंपरिक वोट मुस्लिम और ओबीसी का मेल अब ओवैसी और मौर्य की जोड़ी उन्हें खींच सकती है। उधर आरजेडी में भी परेशानी बढ़ गई।
2020 में मुस्लिम वोटों का 65% आरजेडी को मिला था, लेकिन अब सर्वे कह रहे हैं कि 20% वोट ओवैसी के खाते में छिटक सकता है। यानी तेजस्वी यादव के सामने बड़ा खतरा यहां भी है। हाल में ही तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला बोला था कि कुछ लोग बाहर से आकर हमारी ताकत तोड़ना चाहते हैं। इशारा साफ था। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो एनडीए में रह रहकर कदम संतुलन साध रहे हैं, कहीं बोलते कुछ नहीं, अब धर्म और राजनीति की दो ध्रुवीय ताकत के बीच फंस चुके हैं। अगर बीजेपी के लाइन से हटते हैं तो गठबंधन टूटेगा, और अगर साथ देते हैं तो सीमांचल में हाशिए पर चले जाएंगे। उधर ओवैसी लगातार बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नया नक्शा बनेगा, और यकीन मानिए उनके आत्मविश्वास के पीछे सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक ठोस गणित है। AIMIM इस बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसने इस सीटों को सोच समझकर चुना है। 25 सीटें वो जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा, और बाकी 15 के वो इलाके जहां बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बड़ा है। यानी ओवैसी इस बार सिर्फ धर्म का नहीं, काम की राजनीति कर रहे हैं। उनका रणनीतिक फोकस है विकास और शिक्षा। ओवैसी ने कहा कि बिहार के स्कूल और अस्पताल भारत में सबसे पीछे क्यों। AIMIM इन दिनों क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा काम करेगी, ये उनका कहना है, और यही बात शायद गरीबों और युवाओं दोनों को आपस में जोड़ देती है। अब सवाल ये, क्या ओवैसी के पास इतना मजबूत संगठन, क्या कैडर है, या ओवैसी का चेहरा क्या इतना मजबूत है कि वो 40 सीटों पर डटकर लड़ सके और चुनौती दे सके। ये सवाल भी चुनाव विश्लेषक करते हैं, लेकिन ओवैसी का जवाब सीधा है, हमारी ताकत जनता है, और हम किसी की रियासत में नहीं बल्कि लोकतंत्र में यकीन करते हैं, और यही उनकी असली USP है। 2020 में 20 सीटों पर लड़कर 5 जीते, सीमांचल में अपनी जमीन साबित कर चुके हैं, और कहें तो वो शौक दे दिया था सभी को। हालांकि उनके 4 विधायक भाग गए, या कहें कि तेजस्वी ने हाईजैक कर लिया, लेकिन अब उनका ध्यान सीमांचल से पटना और फिर पटना से दिल्ली तक है, बीच में मिथिलांचल भी है। और अगर ओवैसी की पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 10 से 12 सीट झटक लेती है तो समझिए तस्वीर बदल जाएगी। ओवैसी नए किंग मेकर बन सकते हैं। और अगर एनडीए को स्पष्ट बहुमत ना मिला, ना महागठबंधन को त्रिशंकु वाली हालत मिली, तो फिर ओवैसी समझिए कितने बड़ा रोल निभाएंगे। यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में उनकी तुलना आज तेलंगाना की भूमिका से की जा रही है, जहां AIMIM छोटे संगठन से निकलकर एक निर्णायक ताकत बन चुकी है। आज बिहार की 243 सीटों की लड़ाई तीसरा मोर्चा पूरी ताकत से लड़ने वाला है, और ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं, सोच की लड़ाई है। एक तरफ सत्ता बचाने वाले, दूसरी तरफ सिस्टम बदलने वाले, और बीच में ओवैसी जो दोनों को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब की बार 40 पर वार। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता पुराने चेहरों से उबकर क्या नए चेहरों को मौका देगी? क्या लालू नीतीश का युग अब खत्म होने का कगार पर है, और क्या ओवैसी का युग शुरू हो रहा है? ओवैसी कहते हैं, हम किसी की रियासत की राजनीति नहीं करते, हम जनता की आवाज़ की राजनीति करते हैं। और शायद यही लाइन आज बिहार के हर उस नौजवान के दिल में उतर रही है जो रोजगार, सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत अब 2 ध्रुवों के बीच नहीं, 3 राहों में बढ़ चुकी है। हालांकि पीके भी अपनी अलग राह बना रहे हैं। सीमांचल से उठी ओवैसी की आवाज़ पटना की गलियों में गूंज रही है, और गूंजता है वो नारा, अब की बार सिस्टम पर वार और ओवैसी तैयार।